हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। कृषि अवसंरचना कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है कि यह निधि फसलोपरांत बुनियादी अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सही है ना? यस, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद देखिए, लिखा है इसका प्रबंधन विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो ये गलत है। मैंने आपको बताया है, जहाँ लिखा है मेनली, विशेष रूप से, इस तरह के जो एक्सट्रीम वर्ड होते हैं वो सेंटेंसेस रॉन्ग होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहली बात तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो कृषि अवसंरचना कोष है उसका प्रबंधन जो है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो अगर हम 2 को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी निकल कर आता है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय कृषि बाजार से संबंधित एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि यह कृषि वस्तुओं के लिए अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये बिल्कुल सही है। लिखा है, यह बिचौलियों को समाप्त करता है और किसानों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा लेन देन हेतु सुनिश्चित करता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जो राष्ट्रीय कृषि बाजार है वो बिचौलियों को समाप्त नहीं करता बल्कि बिचौलियों को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो अगर हम 2 को एलिमिनेट करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कौन से लाभ होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये इसकी वजह से ऋण पर रियायती ब्याज दरें मिलती है, फसल बीमा योजनाओं तक पहुंच, ये सही है। भूमि खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है और फसल उपरांत व्यय के लिए ऋण की आसान पहुंच, ये सही है। फिर देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण जो होता है पीएसएल, उसके बारे में क्वेश्चन है। उसके बारे में स्टेटमेंट दिया है कि कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में समायोजित निवल बैंक ऋण या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर की ऋण समतुल्य राशि का कम से कम 18% तक हिस्सा होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके पश्चात लिखा है कि कृषि क्षेत्र में एएनबीसी का 8% हिस्सा छोटे और सीमांत किसानों के लिए आरक्षित है। ये बात भी सही है। लिखा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पीएसएल आवश्यकताओं से छूट दी गई है। तो ये सही नहीं है। जो आरआरबी होते हैं उनको पीएसएल आवश्यकताओं से छूट प्रदान नहीं की गई है। तो अगर हम 3 को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए, ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के बारे में क्वेश्चन है। इसमें लिखा है, इसका प्रबंधन ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी अवसंरचना के विकास को समर्थन देने के लिए नाबार्ड द्वारा किया जाता है। ये बात भी सही है। फिर पंचायती राज संस्थाएं यानी कि आरआईडीएफ के अंतर्गत उधार लेने के लिए पात्र है। ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, लिखा है, कृषि विपणन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है खरीद और मूल्य स्थिरीकरण में भूमिका निभाता है। तो याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। फिर देखिए, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है मॉडल कृषि उपज एवं पशुधन विपणन के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है कि यह निजी कृषि बाजारों की स्थापना की अनुमति देता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद क्या लिखा है कि यह मूल्य खोज में होने वाली देरी को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रदान करता है। ये भी सही है। लिखा है, यह विधेयक किसानों के लिए कृषि उपज बाजार समिति के बाजारों में भागीदारी को अनिवार्य बनाता है। ऐसा नहीं है। तो अगर हम 3 को एलिमिनेट करेंगे तो करेक्ट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में ग्रामीण स्तर पर अधिकांश अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लीड बैंक योजना के संबंध में 2 स्टेटमेंट है, दोनों में बताना कौन सा सही है। सबसे पहले, लीड बैंक योजना का जो उद्देश्य है वह है कि क्षेत्रीय ऋण अंतराल की पहचान करना और निधि का समय पर वितरण सुनिश्चित करना, यानी कि ये सही है। लिखा है, केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ही जिलों में अग्रणी बैंक के रूप में मान्यता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है और मैंने आपको ये टिप्स वाली क्लास में बताया है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग एक तरह से बोला जाए तो कॉमन सेंस के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले देखिए कि यह वर्षा, तापमान और आर्द्रता जैसे मौसम मापदंडों के विचलन के आधार पर किसानों को मुआवजा देता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। लिखा है, यह सभी प्रकार की फसलों के लिए एक समान प्रीमियम दरें प्रदान करता है। देखिए, सभी एक्सट्रीम वर्ड है।
क्या ऐसा हो सकता है कि सभी प्रकार की फसलों के लिए एक तरह की प्रीमियम दर? ये तो पॉसिबल नहीं है। सारी फसलों के लिए प्रीमियम जो रेट होता है वो अलग-अलग होता है, ठीक है? तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा राइट है। फिर देखिए इसमें जलवायु परिवर्तन के अलावा कीटों और बीमारियों जैसे जोखिमों को भी शामिल किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। मौसम आधारित जब बीमा होता है, तो उसमें कीटों और बीमारियों जैसे जोखिमों को शामिल नहीं किया गया है, तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। फिर देखिए राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक जिसे कि नाबार्ड कहते हैं, याद रखिएगा कि यह कृषि उत्पादन के लिए व्यक्तिगत किसानों को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान नहीं करता है, ठीक है? इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। लिखा है यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में भूमिका निभाता है, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए जलवायु स्मार्ट कृषि शब्द का क्या तात्पर्य है? तो देखिए जलवायु स्मार्ट कृषि का क्या तात्पर्य है बताइए? बिल्कुल सही। ऐसी प्रथाएँ जो समुत्थानशीलता को बढ़ाती हैं, उत्सर्जन को कम करती हैं और वहनीय कृषि सुनिश्चित करती हैं, उसे जलवायु स्मार्ट कृषि कहा जाता है। फिर देखिए तिलहन उत्पादन में वृद्धि किस क्रांति से जुड़ी हुई है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा पीली क्रांति से। फिर देखिए भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है उसे देखिए। लिखा है कि इसमें बीजों की उच्च उपज देने वाली किस्मों के प्रचलन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। हरित क्रांति का पहला चरण पूर्वी भारत में लागू किया गया, ये बात गलत है क्योंकि पंजाब, हरियाणा में पहले लागू किया गया था। तो ये गलत हो जाता है, ठीक है? और फिर लिखा है इसमें गेहूँ और चावल की फसलों पर ध्यान केंद्रित हो गया था, तो ये बात तो हम सबको पता भी है कि हाँ, ऐसा हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए निम्नलिखित जानकारी पर विचार केंद्रित करना है। उसमें लिखा है कि उपरोक्त सूचीबद्ध संस्थाओं में से कौन-सी संस्थाएँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्वामित्व को साझा करती है? तो याद रखिएगा भारतीय रिज़र्व बैंक को छोड़कर सभी साझा करते हैं। केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक, यानी कि 1, 2, 4 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर वज्र प्रहार के बारे में है तो याद रखिए भारत और फ्रांस के बीच नहीं, भारत और यूएसए के बीच होता है, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। उद्देश्य क्या है? मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय वातावरण में संयुक्त विशेष बलों की कार्यवाही को करना और बढ़ावा देना। तो जो ये बी होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वें सत्र का जो आरंभ हुआ है वो पेरिस में नहीं किया गया है। कहाँ किया गया है बताइए? पेरिस में नहीं किया गया है तो कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में किया गया है, यानी कि इंडिया में किया गया है, ठीक है? इस चीज़ को याद रखिए। फिर उसके बाद देखिए कि इसका आयोजन भारत की अध्यक्षता और फ्रांस की सह-अध्यक्षता में किया जा रहा है, ये बात सही है। और इस सत्र में 120 सदस्य हस्ताक्षरकर्ता देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगस्त 2024 तक एनएसई के पास 20 करोड़ ग्राहक खाते होंगे। फिर लिखा है महाराष्ट्र 3.6 करोड़ खातों के साथ एनएसई ग्राहक खातों के राज्यवार वितरण में सबसे आगे है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे लिखा है राजस्थान और पश्चिम बंगाल में सम्मिलित रूप से कुल ग्राहक खातों का लगभग 50% हिस्सा है, तो ये बात गलत है। लगभग 50% नहीं बल्कि 50% से अभी काफ़ी कम है। तो 3 को एलिमिनेट करने के बाद हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय लघु फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए नामांकित किया गया है? तो याद रखिए कि भारतीय लघु फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए नामांकित किया गया है, वो फिल्म है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्वास्थ्य सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह सम्मेलन बीजिंग में आयोजित किया गया, तो ये गलत है। ये जो सम्मेलन है वो सिंगापुर में आयोजित किया गया था। फिर उसके पश्चात क्या लिखा हुआ है कि सम्मेलन का जो विषय है वो था एडवांसिंग अलाइड हेल्थ डाइवर्स इन कॉलिंग यूनाइटेड इन पर्पस, तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके पश्चात क्या लिखा हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित प्रमुख हितधारक संगठनों के साथ रणनीतिक सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए इस सम्मेलन में ग्लोबल अलाइड हेल्थ नेटवर्क का शुभारंभ किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा है कि इसका जो उद्देश्य है वो मुख्य रूप से उच्च उत्पादकता किस्मों के बीजों के माध्यम से खाद्य उत्पादन को बढ़ाना था, तो ये बात जो है वो बिल्कुल सही है।
फिर उसके बाद है रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग को इसमें न्यूनतम किया गया, तो ये बात गलत है क्योंकि जो हरित क्रांति हुआ था उसमें फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग को क्या किया गया था, अधिकतम किया गया था। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें लिखा है भारत में आर्थिक सुधारों के संबंध में कौन से कथन सही है। तो देखिए सबसे पहले लिखा है उदारीकरण का जो उद्देश्य है वो निजी क्षेत्र के उद्यमों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करना था। ये बात बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, निजीकरण के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी स्वामित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो ये बात गलत है कि पूरी तरह से समाप्त हो गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव विकास सूचकांक के निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, तो ये यस, ये बिल्कुल HDI में इसकी गणना होती है। फिर है सकल नामांकन अनुपात, तो देखिए सकल नामांकन अनुपात जो होता है ना वो इसमें शामिल नहीं होता है। प्रति व्यक्ति आय जो है वो शामिल होती है, शिक्षा सूचकांक भी जो है वो शामिल होती है, सकल नामांकन अनुपात जो है वो शामिल नहीं होती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ सकल नामांकन अनुपात जो है ना ये बेसिकली शिक्षा के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो शिक्षा का फील्ड है वो इसमें शामिल होता है। पोषण सेवन जो होता है कि हमने कितना पोषण सेवन किया है वो काउंट नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें ये नहीं होगा, ये तीनों होंगे। फिर देखिए भुगतान संतुलन के बारे में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भुगतान संतुलन का जो क्वेश्चन है वो आता ही आता है एग्जाम में, तो आप इसे एक बार अच्छी तरह से समझने का ट्राई करिए। देखिए क्या लिखा हुआ है भुगतान संतुलन के बारे में कि जो BOP होता है वो सभी आंतरिक और बाह्य व्यापार लेन देन को कवर करता है। तो ये बात गलत है। देखिए ये बाह्य व्यापार को लेन देन को कवर करता है लेकिन आंतरिक व्यापार और लेन देन को कवर नहीं करता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। तो जो हमारा ये स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो गया। फिर अगला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि BOP जो होता है सदैव किसी देश के लिए एक निश्चित अवधि में संतुलित कुल बैलेंस को दर्शाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए लिखा है सार्वजनिक निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों के साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्थापित करना, ये सही है। पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाले सोवियत शासन के समाजवाद का अनुकरण करना, तो जवाहरलाल नेहरू इसके बिल्कुल खिलाफ थे, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1991 में भारत में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों का एक प्रमुख उद्देश्य था। तो इस चीज़ को याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका प्रमुख उद्देश्य था, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में बात है कि कृषि पर बल। फिर उसके बाद है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर फोकस किया गया था। याद रखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर फोकस किया गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर फोकस किया गया था और तृतीय पंचवर्षीय योजना में आर्थिक आत्मनिर्भरता पर फोकस किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए राजकोषीय नीति में सरकारी व्यय और कराधान शामिल है, तो ये सही है, लेकिन सभी सरकारी व्यय का एम यही होता है कि मुद्रास्फीति को कम करना, तो ये बात कहना सही नहीं है, ये गलत है। वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में एक क्वेश्चन दिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए आवश्यकताओं का दोहरा संपादन आवश्यक होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लिखा है वस्तु विनिमय प्रणालियाँ मौद्रिक विनिमय की तुलना में अधिक कुशल होती है, तो ये कहना सही नहीं है कि ये जो मौद्रिक विनिमय प्रणाली है वो वस्तु विनिमय से कम है। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगर कॉमन सेंस के हिसाब से आप सोचेंगे तो भी ये स्टेटमेंट आप गलत करेंगे। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए मुद्रा के कार्यों के संबंध में अगर बात किया जाए तो मुद्रा विनिमय के माध्यम से लेखा की जो इकाई है तथा मूल्य संचय के रूप में कार्य करती है। लेखा की इकाई के रूप में मुद्रा का क्या अर्थ है? मुद्रा का अर्थ होता है कि यह सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को मानकीकृत करती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर बात किया जाए तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर एक बार देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के बारे में क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो जीडीपी होता है, जीडीपी किसी भी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य का मापन होता है। जीडीपी क्या होता है, मेरे साथ रिपीट कीजिए। जीडीपी जो होता है किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है वो उसका मेजरमेंट होता है जीडीपी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कि इस देश के भीतर विदेशी कंपनियों का उत्पादन भी शामिल होता है। हमारे देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर अगर विदेशी कंपनी है, उनका भी जो उत्पादन होता है वह भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि संसदीय विशेषाधिकारों पर 2024 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में क्या कहा गया। देखिए, न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि कोई संसद का जो सदस्य है वो मतदान करने या सदन में भाषण के संबंध में रिश्वत लेता है तो उसे संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत माना जाएगा। तो ये बात गलत है। देखिए, रिश्वत जो होता है वो संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, भ्रष्टाचार के मामलों में इस निर्णय में संसदीय विशेषाधिकार की तुलना में सरकार में व्यक्तिगत जवाबदेही, ईमानदारी को अधिक प्राथमिकता दी गई है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए लिखा है कि कौन सा अंतिम वस्तुओं को सर्वोच्च रूप से क्या करता है, चित्रित करता है। तो देखिए सबसे पहली बात कि अंतिम वस्तुओं को, सबसे पहले तो अंतिम वस्तु जो होते हैं वो अंतिम उपभोग के लिए निर्दिष्ट होते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत प्राप्तियों का उदाहरण है। तो याद रखिएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों की बिक्री जो है, ऑप्शन नंबर सी, ये पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण है। प्रगतिशील कराधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है प्रगतिशील कराधान। देखिए, आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ जाती है, तो ये क्या होगा, प्रगतिशील कर होगा, ठीक है। जैसे सपोज दैट आज मेरी आय जो है वो 10,000 रुपये है, लेकिन कल को अगर मेरी आय बढ़ेगी तो उस पर कर की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के बारे में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है 1 रुपये के नोट और सिक्कों को छोड़कर भारत में मुद्रा नोट जारी करने के लिए जिम्मेदार एकमात्र प्राधिकरण है। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर देखिए आरबीआई सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है तथा उसकी उधार एवं भुगतान दोनों कार्यों का प्रबंधन करता है। ये बात भी सही है। फिर लिखा है आरबीआई वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए वाणिज्यिक बैंकों का विनियमन और परीक्षण करता है। ये बात भी सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी, तो देखिए प्रवाह एक अवधारणा है आय की, ऑप्शन नंबर सी। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है राजकोषीय घाटे का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो आइए इसे देखते हैं। देखिए, उधार को छोड़कर कुल बजट व्यय में से कुल बजट प्राप्तियां घटाकर राजकोषीय घाटा प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो। फिर किसी अर्थव्यवस्था में आय का वर्तुल प्रवाह मुख्य रूप से किसके बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आय और व्यय, ऑप्शन नंबर बी। आर्थिक दृष्टि से निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, मूल्यह्रास जो होता है उससे तात्पर्य है कि पूंजी उपभोग भत्ते से है जिसके अंतर्गत समय के साथ अचल अस्तियों में आई टूट फूट का लेखा जोखा रखा जाता है। माल सूची उन तैयार वस्तुओं के स्टॉक को दर्शाती है जिसे कोई भी व्यवसाय भविष्य की बिक्री या उत्पादन आवश्यकताओं के लिए रखता है। याद रखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ही सही है। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आय की माप का सटीक वर्णन करता है। तो इस चीज को याद रखिए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय गुणक निर्धारित करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा कथन खुले बाजार परिचालन के बारे में सही है। तो याद रखिए खुले बाजार परिचालन का अर्थ होता है कि यह मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए जीडीपी अपस्फीति कारक पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 क्या है कि यह सकल घरेलू उत्पाद में शामिल वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है, जीडीपी अपस्फीति कारक। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर लिखा है कथन दूसरे में क्या लिखा है कि इसकी जो माप है वो मौद्रिक जीडीपी को वास्तविक जीडीपी से विभाजित करके प्राप्त की जाती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और
दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और वो उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। रेपो रेट के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है कि रेपो रेट वह रेट है जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान करता है। तो ये बात गलत है। रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। तो अगर हम एक को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय आय लेखांकन के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय आय जो होता है उसमें बाजार और गैर बाजार दोनों प्रकार के लेन देन को ध्यान में रखा जाता है। तो देखिए, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि देखिए जो राष्ट्रीय आय होती है ना उसमें बाजार लेन देन को देखा जाता है, ना कि गैर बाजार को। तो यहाँ जो गैर बाजार है ये इस वजह से रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखा है राष्ट्रीय आय के मापन के लिए आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि सभी की मान्यता प्राप्त विधि है। तो ये बात सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आय का वर्तुल प्रवाह के बारे में अगर बात किया जाए तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वास्तविक प्रवाह। देखिए, वास्तविक प्रवाह में है किसी भी दुकान से किराने का सामान खरीदना, ये बात सही है। पूंजी प्रवाह में है मजदूरी का भुगतान करना, ये भी सही है। वित्तीय प्रवाह में क्या है, एक परिवार द्वारा बॉन्ड में निवेश, ये भी बिल्कुल सही है। सबसे पहले देखिए, वास्तविक प्रवाह में मैंने आपको क्या बताया, किसी दुकान से किराने का सामान खरीदना। पूंजी प्रवाह मजदूरी का भुगतान, और इसमें पूछ रहा है कौन से सही सुमेलित है, तो ये आपस में करेक्टली मैच नहीं है, ओनली थर्ड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, खुली अर्थव्यवस्थाओं के बारे में क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है कि खुली अर्थव्यवस्थाएं उत्पादन, वित्तीय और श्रम बाजारों के माध्यम से अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करती है। तो ये बात जो है ये बिल्कुल सही है। फिर लिखा है खुली अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा दर जो होती है अप्रासंगिक होती है, ये कहना गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब व्यय प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो सरकार के बजट में घाटा होता है। देखिए, मेरे पास मान लीजिए 10 रुपए है, ठीक है, मेरे पास 10 रुपए है। 10 रुपए में से मैंने अब क्या किया, 11 रुपए खर्च कर दिया। तो मैंने 1 रुपए कहाँ से लिया, उधारी मांग के लिया होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे घाटा हो रहा है, क्योंकि मेरे पास तो 10 रुपए ही था, मैंने खर्च ज़्यादा कर दिया, 11 रुपए कर दिया। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर लिखा है पूंजीगत व्यय में वृद्धि ही बजट घाटे का एकमात्र कारण है। तो ओनली कारण कैसे हो सकता है, और भी तो इसके कारण हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन रोजगार, ब्याज और धन के सामान्य सिद्धांत पर अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जॉन मेनार्ड कीन्स, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में। लिखा है कि किसी भी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य चाहे वे कहीं भी हो उसके सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद है सकल घरेलू उत्पाद में विदेश से शुद्ध कारक आय को सम्मिलित कर जीएनपी की गणना की जाती है। ये बात भी सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग के बारे में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कितने समग्र मांग में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हैं। तो याद रखिए, उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, शुद्ध निर्यात, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण के संदर्भ में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन सा कथन सही है। देखिए, सबसे पहली बात, सकल घरेलू उत्पाद समग्र कल्याण की तुलना में आर्थिक उत्पादन को प्राथमिकता देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा।